जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो इससे पहले हमने पढ़ा था पादपों में यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में लैंगिक जनन। हम लोग जानते हैं सामान्यतः जो मानव होते हैं यानी हम लोग जो होते हैं वो लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा नए बच्चे का निर्माण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं मानव के लक्षण, यानी कहने का मतलब मानव जो होता है, देखिए मानव में पुरुष और स्त्री दोनों लोग आते हैं। ये ध्यान देना कि मानव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें पुरुष ही आएगा, मानव में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। तो इस यहाँ पे हम लोग स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों के बारे में समझेंगे। तो मानव के लक्षण में पहले कुछ समझ लेते हैं। पहला लक्षण ये होते हैं कि जो मानव होते हैं ये लैंगिक जनन, मानव में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, यानी ये लैंगिक जनन की क्रिया के द्वारा नए बच्चे का निर्माण करते हैं। अगर कोई पूछे लैंगिक जनन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जब विपरीत लिंग का मतलब एक नर होना चाहिए, एक मादा होना चाहिए। जब विपरीत लिंग के जब दो जीव एक नए जीव का निर्माण करते हैं तो इस ऐसे जनन को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन होता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि जो मानव होते हैं ये एक लिंगी जीव होते हैं। मानव एक लिंगी जीव का मतलब ये है, जैसे पुरुष की बात करें तो पुरुष में एक ही जनन अंग होता है और महिला में अलग जनन। कहने का मतलब अगर जो पुरुष में है तो उसके विपरीत जो जनन अंग होगा वो महिला में होगा। तो यानी कहने का मतलब पुरुष में भी एक लिंग होगा जनन करने वाला और महिला में भी एक ही होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो मानव होता है वो एक लिंगी होता है। जैसे पुष्प की बात करें, फूल हमने इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था। तो पुष्प जो वो द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब ये है कि उसमें उस एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों का गुण है। लेकिन अगर हम बात करें मानव में, तो मानव में जिसके अंदर नर का गुण होगा तो उसके अंदर मादा वाला गुण नहीं होगा, जिसके अंदर मादा वाला गुण है तो उसके अंदर नर वाला गुण नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव एक लिंगी प्राणी होता है। तीसरा ये है कि जो मानव होता है ये लैंगिक द्विरूपता को दर्शाता है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये है कि लैंगिक अंग के आधार पर अगर एक ही जाति में दो जीव होते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। यानी कहने का मतलब देखा जाए तो मेल और फीमेल शकल में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन वो लिंग के आधार पर वो अलग अलग रूप में दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं मानव जो होता है वो लैंगिक द्विरूपता को दर्शाता है। चौथा मानव का गुण ये देखने को मिलता है कि जो मानव होते हैं ये जरायुज होते हैं। जरायुज का मतलब ये होता है जैसे बहुत से ऐसे हम लोग देखते हैं जीव जो होते हैं वो सीधे बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, वो अंडे को जन्म देते हैं, फिर अंडा जब वो परिपक्व होता है तो बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता। मानव क्या करते हैं, सीधे अंडे को जन्म नहीं देते हैं, मतलब मानव अंडे को जन्म नहीं देते, अंडे को नहीं देते हैं, ये सीधे क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो मानव होते हैं ये सजीव प्रजक होते हैं, यानी अंड प्रजक नहीं होते। जो जीव पहले अंडे को देते हैं तो वो अंड प्रजक होते हैं, लेकिन मानव सीधे बच्चे को जन्म देता है, इसलिए हम कह सकते हैं मानव एक सजीव प्रजक प्राणी है। पाँचवा नंबर ये है कि जो मानव होता है इसमें निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन का मतलब ये होता है कि जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें मानव में, तो मानव में मेल का जो होता है शुक्राणु और फीमेल का जो होता है अंडाणु। तो जब सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो मेल का शुक्राणु फीमेल के मतलब अंडाणु से जाके मिलता है, तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं निषेचन। और बात करें मानव में, तो मानव में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक का मतलब जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है। अगला हम बात करते हैं कि जो मानव है ये जनन करने योग्य कब हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर कोई मानव है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जनन कब कर सकता है। तो जब मानव यौन अवस्था की प्राप्ति कर लेता है तब जाके वह जनन करने योग्य हो जाता है। अगर बात करें पुरुषों में, तो पुरुष में ये 14 से 18 वर्ष के बीच में होता है और स्त्रियों में 11 से 14 वर्ष के बीच में। यानी जो महिलाएं होती हैं वो यौनावस्था पुरुषों की तुलना में जल्दी प्राप्त करती हैं। तो देखिए यौनावस्था का मतलब यहाँ पे ये है कि जब ये यौनावस्था की प्राप्ति हो जाती है तभी जाके ये मेल और फीमेल दोनों बच्चे को पैदा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। देखिए जब ये यौनावस्था की प्राप्ति होती है ना, इसी समय क्या होता है कि मानव में अन्य परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। यानी यौनावस्था में तो बच्चे को जन्म कर ही सकता है, साथ ही साथ और बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं नर और मादा में।
तो जैसे अगर पहले बात करें पुरुष में, तो पुरुष में पहले नंबर चेहरे व शरीर में बाल उग जाते हैं, स्वर जो होता है यानी आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है। दूसरा ये है कि जो इसमें वृषण कोषों तथा शिश्न के आकार में वृद्धि हो जाती है। अभी वृषण क्या है, शिश्न क्या है, अभी इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तीसरा ये है कि अस्थियां और पेशियां जो होती हैं तथा कंधे ये चौड़े हो जाते हैं और शरीर की जो लंबाई है वो बढ़ने लगती है। चौथा है कि शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। स्त्री की बात करें तो स्त्रियों में जैसे पहला नंबर है स्वर मधुर व तीव्र हो जाता है। दूसरा नंबर स्तनों का विकास हो जाता है। तीसरा नंबर श्रोणि मेखला तथा नितंब, या कह सकते हैं इसी को कमर भी कह सकते हैं, कमर चौड़े हो जाते हैं। और चौथा नंबर होता है कि मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण यौनावस्था में देखने को मिलते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इनके बारे में समझ लेंगे तो हम समझेंगे कि इसमें लैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है, निषेचन कैसे होता है। आइए थोड़ा सा हम लोग अब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इनके अंगों के बारे में। देखिए नर जनन तंत्र, तंत्र का मतलब यहाँ पे एक अंगों का कह सकते हैं समूह। तो नर यानी पुरुष का जो अंग जनन की क्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग नर जनन तंत्र कहते हैं। उसी तरह मादा यानी महिलाओं में जो जो अंग जनन में भाग लेता है उसको हम लोग मादा जनन तंत्र कहते हैं। इसमें जैसे अगर हम पुरुष की बात करें तो इसमें होता है वृषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्टिस, और यही वृषण क्या करता है, शुक्राणु बनाने का कार्य करता है। उसके बाद होता है अधिवृषण। अधिवृषण का मतलब वृषण के ऊपर एक कवर होता है, मतलब एक झिल्ली चढ़ी होती है, जिसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एपिडिडमिस कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है शुक्रवाहिनी, जिसको वेस्ट डिफरेंस कहते हैं। फिर चौथा होता है शुक्राशय, फिर पांचवा मूत्र मार्ग, और छठवा होता है शिश्न। अभी इसको हम चित्र में देखेंगे अच्छे से, अभी मैं यहाँ पे पहले नाम बता दूँ। उसी तरह अगर मादा जनन तंत्र की बात करें तो इसमें पहला मेन जो होता है, मेन जैसे इसमें देखो नर जनन तंत्र में मेन जो होता है ना, ये तो सभी जनन तंत्र में आते ही हैं, लेकिन अगर कोई पूछे मेन जनन तंत्र कौन है, तो मेन जनन तंत्र वृषण होता है जो शुक्राणु का निर्माण करता है। उसी तरह मादा में अगर मुख्य जनन तंत्र की बात करें तो अंडाशय होता है, जिसको हम लोग ओवरीज कहते हैं, और यही क्या करता है, अंडाणु यानी अंडे को बनाने का कार्य करता है। दूसरा होता है अंडवाहिनियाँ, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तीसरा होता है गर्भाशय, चौथा होता है योनि, और पांचवा होता है बाह्य जननांग। तो आइए इनको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए नर जनन तंत्र का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये, और एक इधर बगल में एक और है। देखिए ये होते हैं, ये इनको बोलते हैं वृषण। वृषण ये दो होते हैं, मतलब कहने का मतलब मानव में अगर बात करें तो दो वृषण पाए जाते हैं। ये वृषण होता है, यहीं से एक नली गई रहती है जिसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी, यानी यहाँ पे वृषण का शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, और यहीं से ये शुक्रवाहिनियों द्वारा ये शुक्राणु जाते हैं। और इसके ऊपर एक मतलब कहते हैं झिल्ली लगी होती है, इस कवर कह सकते हैं लगा होता है, जिसको हम लोग वृषण कोष कहते हैं, या फिर इसी को अधिवृषण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एक नली देखिए आई रहती, इधर से होते हुए यहाँ पे आती है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे एक होता है ग्रंथि टाइप का, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्राशय, और यहाँ पे एक होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, ये आपका मूत्राशय। ये यहाँ से एक नली आई रहती है जो किडनी से आती है। मूत्र का निर्माण जब होता है तो आके शुक्राशय से जुड़ी होती है, और यहीं से एक नली देखिए, यहाँ से जो ये शुक्रवाहिनी आ रही है, यहीं से दोनों, और इधर मूत्राशय से एक नली आती है जो यहीं पे आपस में मिलते हैं, यानी प्रोस्टेट ग्रंथि के बगल में। फिर यहाँ से ये दोनों, फिर यहाँ पे जो मूत्र वाला मार्ग होता है और शुक्राणु वाला मार्ग, दोनों का ये सह मार्ग हो जाता है। फिर यहाँ से ऐसे आते हुए आते हैं, जिसको हम लोग मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। और आप देख पा रहे हैं जो बाहर ये संरचना आपको दिख रही है, इसी को हम लोग शिश्न कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आई। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वृषण होता है, वृषण दो होते हैं, और यही वृषण क्या करते हैं, शुक्राणु बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद यहाँ से इन्हीं वृषण से ही जुड़ा रहता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का काम होता है कि जब शुक्राणु इसमें बन जाता है तो इसको लेके जाने का कार्य करता है यहाँ तक। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं शुक्राशय। शुक्राशय का काम ये होता है कि ये अपने अंदर से तरल पदार्थों को छोड़ता है, तो उसी तरल पदार्थ में ये शुक्राणु तैरते हुए वो आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब जो तरल पदार्थ होता है ये शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उसी यहाँ पे नेक्स्ट हम आपको समझा दें प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे
ये शुक्रवाहिनी भी और मूत्रवाहिनी भी दोनों आके यहीं पे आपस में मिले होते हैं। तो शुक्राणु और मूत्र दोनों एक साथ नहीं जा सकते, तो इसको मैनेज करने का कार्य करता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम ये होता है कि जब शुक्राणु जब आने वाला होता है तो मूत्र मार्ग को बंद कर देता है, तो सिर्फ शुक्राणु के दर से जाने देता है। लेकिन अगर जब मूत्र को जाना होता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, शुक्रवाहिनी को बंद कर देता है और मूत्र को जाने देता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो शिश्न होता है, शिश्न का मेन काम ये होता है कि शुक्राणु को मादा के योनि तक पहुँचाने का काम करता है ये शिश्न। आइए अब हम लोग मादा जनन तंत्र की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कंप्लीट जो संरचना है ये मादा जनन तंत्र होता है। इसमें देखिए मेन जो होता है ये अंडाशय होता है, यही क्या करते इधर देखिए दो होते, जैसे पुरुष में 2 वृषण होते थे वही शुक्राणु बनाने का काम करते थे। तो इसी तरह मादाओं में महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं, एक इधर होता है इधर एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, तो दोनों ही होते हैं। और दोनों जो होते हैं ना एक साथ ही काम नहीं करते हैं, यानी कहने का मतलब अगर इस महीने में ये अंडे बनाने का काम कर रहा है तो अगले महीने में ये अंडे बनाने का काम करेगा। और इन्हीं से देखिए यहाँ पे एक नली जुड़ी होती है जिसको हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं, या इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो संरचना है ये चीज़ यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। और ये आपका योनि है, यहीं से शिश्न जो होता है शुक्राणु को अंदर छोड़ता है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये अंडाशय होता है और ये अंडे बनाने का काम करता है। उसके बाद ये अंडे जब बन जाते हैं तो ये आके फैलोपियन में आते हैं। देखिए फैलोपियन ट्यूब का काम होता है ये अंडाणु हैं इनको अपने पास रखना। ये इसलिए रखते हैं ताकि जब व्यक्ति जो मानव होते हैं जब वो सेक्सुअल रिलेशनशिप करते हैं तो शुक्राणु आके यहीं पे मिलता है, जिसके कारण निषेचन की क्रिया होती है। और जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो ये युग्मनस बनता है, और युग्मनस फिर आके ये गर्भाशय में यहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से धीरे धीरे बच्चे के रूप में परिवर्तित होता है। तो यानी गर्भाशय का काम होता है कि जब यहाँ पे निषेचन की क्रिया हो जाए तो उसको यहाँ पे स्थान देने का काम करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये अंडाशय का काम होता है अंडे बनाने का काम। फैलोपियन ट्यूब का काम होता है रिसीव करके अपने पास यहाँ रखता है, यही निषेचन की क्रिया यहीं होती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सभी संरचनाएं हैं, उम्मीद करूंगा समझ में आएगा। ये योनि है, योनि का काम होता है, देखिए योनि जो होता है ना ये मादा का मुख्य जनन अंग नहीं है, इसका काम होता है शुक्राणु को रिसीव करना। शुक्राणु जो होता है वो शिश्न जो होता है शुक्राणु को गर्भाशय में छोड़ता है, उसके बाद ये लोग जाके निषेचन की क्रिया करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया लैंगिक जनन, सारा कुछ हमने समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।